ISPCS वारियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि पता है 6 to 8 का एग्ज़ाम हो चुका है 19 जुलाई को, और इसमें सारे सब्जेक्ट का आंसर होंगे। आंसर की आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का क्रम यही रहेगा। सारे आंसर की होंगे और छोटा से छोटा वीडियो में बस टिक लगा के आपको मैं प्रयास करता हूँ जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताने का, और सटीकता ज़्यादा होगी भले लेट से वीडियो आया हुआ है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग PRT का, TCT, PCT जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गुप्त वाकाटक तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैशेषिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके प्रकाशन में सहायक भूमिका क्या निभाई थी? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली सूती जो मिल थी उसको स्थापना कब किया गया था? मैं जाऊंगा 1818 के साथ, क्योंकि 1818 में फोर्ट ग्लास्टर बंगाल में आपको स्थापित किया गया था। भले असफल रहा था फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन 1854 आपको मुंबई वाला सफल रहा था। असफल की बात ही नहीं कहा गया। सबसे पहले स्थापित कहाँ की गई थी ये पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से आयोग 1818 के साथ जाना चाहेगा। ज्योग्राफी के प्रश्न है इसलिए मैं इस पर तर्क दे पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में क्या था? इसका उद्देश्य भारत में क्या था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा करतान सिंह का इसमें योगदान था। मूला, मकसद और बोलन क्या है? एक पर्वतीय क्या है? दर्रे है, यानी कि पासे से ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। रॉयल इंडिया नेवी का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? ध्यान रखिए 1946 में ये विद्रोह हुआ था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय कौन बनकर आया था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल कह रहा है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, टिकेंद्रजीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की कितनी दूरी तय की गई थी? मेरे ख्याल से लगभग बोला है तो आयोग 240 होता है, लेकिन 241 के साथ लग जा सकता है क्योंकि वहाँ टर्म यूज किया जा चुका है लगभग में। ठीक है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? एक कुरियर प्रणाली थी, तो इसको क्या कह सकते हैं? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सब मैं पढ़ा रखा हूँ। किस घटना में आपको राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सातवीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत का कौन सा शासक बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ष क्या था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, आम्स साथ नीति जो था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन वर्साय संधि, ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाया। लिटन के बारे में मैं डिटेल में बताया था, इस प्रश्न को मैं करवाया हूँ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1878 हो जाएगा। इसको रिपन ने खत्म किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? किस घटना के खिलाफ आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड इस करेक्ट आंसर। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय क्या किया था? एकत्रित किया था? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अशुरवानीपाल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग क्या थी? इसकी मांग था कि फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदार को देना। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। किस स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन राजस्थान इस करेक्ट आंसर, यानी कि इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी है, तो मेरा प्रश्न हो गया ज्योग्राफी का, कि स्थापना किस वर्ष हुआ था भारत में पहली बड़े पैमाने पर? 1960 टाटानगर जमशेदपुर में। इसे पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1776 में थॉमस पेन द्वारा प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन में अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के समर्थन जुटाने में मदद की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, सामान्य ज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट कि आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाला गया। क्या होगा, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे, आपको कनिंघम साहब थे, तो क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंजाब में 1816 में एक फुल्का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था फुल्का विद्रोह का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खड़क सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इसका नारा था। 1854 का वुड डिस्पैच का प्रमुख उद्देश्य क्या था, मैं पढ़ा रखा हूँ कि इसका क्या था, आधुनिक शिक्षा का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य था। हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया जाता है, तो उस पुस्तक का शीर्षक क्या था, उस पुस्तक का शीर्षक था मीन काम्फ, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम लोग, आपको पता है कि मेजनी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा पीवाईक्यू देखिए लड़ रहा है, इसीलिए पीवाईक्यू जो भी नहीं देखे होंगे टीजीटी पीजीटी वाले या फिर पीआरटी वाले, थोड़ा सा पीवाईक्यू सीरीज मेरा देख लीजिएगा, एकदम हूबहू लाइन प्रश्न आपको रिपीट हो रहे हैं। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच में उत्पन्न हुआ, तो ये आपको झारखंड हो जाएगा, 1914 में हुआ था। और देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है, ठीक है। मगध की राजधानी राजगीर थी, इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम राजगिरी था, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का महत्व क्या था, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एन बाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की थी और उन्हें क्या किया, चिन्हित किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। 35 क्या कह रहा है, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी, कौन से मांग हो जाएंगे भाई, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकर प्रभावशाली किया था, तो इसका हो जाएगा सुब्रमण्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने पढ़ाया था, कोई नहीं पढ़ाया होगा इसको, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जाके मेरा नोट्स देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चंद मजुमदार, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपनिषद, यानी उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, किन दो देशों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी और सोवियत संघ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमको लग रहा है कि हिस्ट्री वाला सेशन क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस वाला सेशन। आप कमेंट करके बताइए 40 नंबर हिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, आपको पता होगा किसकी बात कर रहे हैं भाई, मूल कर्तव्य कह रहा है ना, तो मूल कर्तव्य आपको जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था, इसका सबको पता है 1976 में अस्तित्व में आया था और इसको डिटेल में सबने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए हो जाएगा देवीलाल द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित हुए थे, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषाई आधार पर उपयुक्त में से एक से अधिक, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, एक तरह का ये कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है क्या, बिल्कुल नहीं, इसको हटा दिया था, मूल अधिकार नहीं है। सामाजिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं, एक तरह का क्या है, सामाजिक अधिकार भी नहीं, एक तरह का कानूनी अधिकार है, यानी कि वैधिक अधिकार कह सकते हैं इसको, ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या था, यानी वनों की कटाई को लेकर प्रमुख कारण क्या था,
तो इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 से अधिक सही होगा कि रेलवे मार्ग एवं संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती आवश्यकता, शाही जल सेना हेतु इमारतों लकड़ी का आपूर्ति, उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हुए खेत सुधार करना, यानी कि 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न से कब स्थापित किया जाता है? सबको पता है 1993 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। और जाके देखिए प्रीवियस ईयर में से सवाल पूछे गए हैं और सब वही सवाल रिपीट भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि भारत की संविधान निर्माती सभा जो थी निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों के कार्य पसंद किया था? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं कि अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन इसमें भी डी होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक राइट होगा। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से इसका भी अधिक हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सही किसी ने कहा था कल के डी ज़्यादा होता है पॉलिटी में। निम्न से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में प्रधानमंत्री कौन था? जाके देख लिए प्रीवियस ईयर में सब पूछा गया भाई। उस समय मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, एकदम पीछे का प्रश्न रिपीट कर रहा है प्रीवियस ईयर, आप लोग ठीक से देख लीजिए सब लोग। निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? इसमें भी क्या होगा? ऑप्शन 1 से अधिक करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सिद्धांत 2010 के दशक में निम्न में से किस देश का अनुकरण नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फिजी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से लोकसभा का कोरम पूरा कितना पर होता है? सबको पता है 1/10 कुल सदस्यों का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का सब निम्न में से क्या स्पष्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी कि इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल कितना हो जाएगा धन विधेयक के बारे में? आर्टिकल 109 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने मुख्यतः क्या करता है? समाहित रखता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव में संदर्भ में कौन सा कथन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसमें से मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 से अधिक करेक्ट होगा, डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़न होने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिजात तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उस हिसाब से मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होगा? डी इसका भी हो जाएगा, 1 से अधिक क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की निर्माती सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो इसका भी करेक्ट आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, डी इज राइट। ठीक है, डी ही ज़्यादा सही है। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता है तो मुख्य कारक क्या थे? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन भी, इसका भी डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। यानी देखिए एक लड़का ठीक कमेंट किया था कि पॉलिटी में डी ही ज़्यादा सही होता है आंसर। ठीक है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन क्या है? करेक्ट है। तो इसमें भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियाँ कौन सी है? तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक इज राइट आंसर। भारत के संविधान के प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया था? तो ये प्रश्न तो सबको ही जाता है कि के मुंशी का क्या था स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इसमें डी मत मारिएगा, एक ही आदमी का स्टेटमेंट होता है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रधान भारत के संविधान में किस अनुसूची में किया गया है? सबको पता है कि अनुसूची 4 में सीटों का आवंटन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें पार्टियां दी गई है और जाके देखिएगा एक एक पार्टी के बारे में मैं आपको बताया हूं और प्रश्न सेम हूबहू ये प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछा गया, इसीलिए प्रीवियस ईयर देख के जाइएगा मेरे भाई। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी क्या हो जाएगा? 1984 हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 1980 हो जाएगा और CPIM क्या हो जाएगा? 1964 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट होगा, यानी प्रीवियस एकदम रिपीट कर रहा है प्रश्न। ठीक है, BR अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी?
तो ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, और जाकर देख लीजिए मैं करवाया हूँ कि नहीं क्वेश्चन, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, एकदम हूबहू प्रश्न ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है, तो इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर देख के जाइएगा मेरे भाई। मेरा वीडियो 11 घंटे का अगर समय अभी भी मिल रहा है तो एक बार देख लीजिएगा। निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है, तो ये किसका था भाई, शीले का था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था, तो ये जेनिंग्स का स्टेटमेंट था, आइवर जेनिंग्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में संविधान निर्माती सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जुलाई 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार के राजनीतिक चेतना की वृद्धि होती है, तो इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 38 हो गया ना, 39, कि निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतना और उपचेतना का क्या है, एकता है, तो हो जाएगा हर्नसा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में प्रांतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और ये भी वो प्रश्न पूछा है, सरदार प्रांतीय बोला है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ आपका हिस्ट्री पॉलिटी का सेशन खत्म होता है। अब आते हैं ज्योग्राफी के सेशन को, और हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। तो साथियों, ISPCS वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, और जो क्वेश्चन आया होगा वही मैं कहूँ आया हूँ, जब नहीं आएगा मैं सीधे मना कर दूंगा कि मेरे नोट से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। बाकी झूठ बोलना मुझे नहीं आता है, जो एक्चुअल होगा जेन्यून होगा वही मैं आपको बताऊँगा। इसमें एक भी लटर पटर वाला बात मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो बहुत सारे प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न तो आए ही हैं, लेकिन कुछ प्रश्न नहीं भी आए हैं, तो उसको जहाँ पे नहीं आया होगा मैं आपको इनकार कर दूंगा कि नहीं आया है, ठीक है। क्यों, ज़बरदस्ती वाला काम मैं नहीं करता हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। और एक बात और ध्यान रखना है, जहाँ मुझे लगा एक्सप्लेनेशन का वहाँ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रश्न इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन में भी लड़ जाए। जैसे कि सीमेंट का पूछा है तो उर्वरक लड़ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग भी, ठीक है। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, चेन्नई में, सबको पता है। और 1906 में प्रथम उर्वरक कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर की, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मैंने बताया था कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न दोनों, ऊपर वाला भी और ये वाला, दोनों प्रश्न पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो मैं एकदम कैलकुलेट करके बताइए कितना हमने पढ़ा है। उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है, वही ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का प्रथम स्थान है, वही चीन जो है आपको विश्व में बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, आप एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में पहला स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। बार बार मैं कहता हूँ कि बाबा बुदन की पहाड़ी पर कॉफी और लोहा कुद्रेमुख वगैरह भी पाया जाता है। क्या होगा, कर्नाटक का बाबा बुदन की पहाड़ी। ऑप्शन क्या होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं कि बिहार में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है कितना होती है, लगभग भाई 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है, 112 सेंटीमीटर कहा जाता है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, किशनगंज में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थलरुद्ध मतलब कि लैंड लॉक बंदरगाह कौन सा है। मैंने ऊपर वाला प्रश्न पढ़ा है, अभी तक 4 मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, ये प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ बंदरगाह, लेकिन लैंड लॉक बंदरगाह के बारे में मैंने बात नहीं किया है। तो जहाँ मैं नहीं पढ़ा हूँ मैं क्लियर कट बताऊंगा कि नहीं पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। डॉल्फिन नोज आगे होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई आपदाएं नहीं आती। और याद रखिएगा विशाखापट्टनम क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। जो अदर वाले भी देख रहे होंगे, ज्योग्राफी देखिएगा 9th 10th वाले भी, 11th 12th वाले आगे काम आ सकता है ये। कुमायूं हिमालय क्या मैंने नहीं पढ़ाया भाई, सर सिरनी बुराड़ का चिल्ला चिल्ला का पढ़ाया हूँ। सतलज से लेकर काली नदी के बीच में हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं कि बादाम पहाड़ी लौ यस्क, अरे भाई ये भी पढ़ा हूँ, मैं बताया भी था, दरोगा में पूछा था। बादाम पहाड़ी लौ यस्क कहाँ पर है, मयूरभंज कद्रुमक जो जिला है, क्योंझर कहते हैं इसको, उड़ीसा में अवस्थित है। और सबसे अधिक क्या पाया जाता है इसमें हेमाटाइट लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, मैग्नेटाइट नहीं, हेमाटाइट सबसे अधिक पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न करेगा, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को किस नाम से जानते हैं, तो इस घाटी को हम लोग नाम से जानते हैं क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, निम्न में से शिवालिक
निम्न हिमालय यानी कि आपको कह सकता है कि निम्न हिमालय मतलब कि बीच वाला हिमालय और शिवालिक के बीच के हिमालय के लंबोत घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो इसके लंबोत घाटी को आपको क्या दून कहा जाता है? क्या कहते हैं हम लोग? दून कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, दून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या के कितना प्रतिशत? अरे भाई चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूँ। कितना हो जाएगा? 8.6% हो जाएगा। और भारत का कितना होता है? 17.5% होता है। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, आपने सही आंसर इसका किया है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 के बाद से चलते हैं 10 पर। 10 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल हिमालय में शामिल है? अरे भाई चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया वो। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर एंड रेंगमा, ये सारी पहाड़ियाँ किसकी है? प्रायद्वीपीय पठार की, हिमालय का भाग नहीं है। जहाँ मैं पढ़ाया हूँ चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा आपको। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा किसकी पहाड़ी है? आपको पूर्वांचल की भाग नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। वही बात किया जाए कि आपको किसका, इसकी बात करूँ जैसे कि डफला, बिरी, अबोर, ये सब पहाड़ियाँ किसका भाग है? आपको ये पूर्वांचल पहाड़ी का भाग है। ठीक है। भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जिसने घरों पर जल संचयन? क्या मैं नहीं कराया हूँ? चिल्ला के बताया हूँ। तमिलनाडु ये हो जाएगा। हर शिफ्ट में पूछा है सारे प्रश्न। एक प्रश्न ऐसा आया था जो मैंने नहीं पढ़ाया था। ये प्रश्न में मुझे डाउट जा रहा है। 2001 से 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितना था? मैं जहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ मैं बताऊंगा। 25.4% इसका बताया था दशकीय वृद्धि दर। जाके पीसीएस का आंसर ले देख लीजिएगा। आयोग जो है 25.4% लिया है। बुक में भी देख लीजिए 25.4 ही कहता है, लेकिन गूगल पे दिखा रहा है कि 25.07। तो आयोग आंसर दिया है तो मेरे ख्याल से बी ही लेगा आयोग। अगर 25.4 ले लिया आयोग के आंसर की पिछले पीसीएस के हिसाब से तो बल्ले बल्ले है। बाकी आपको ज़्यादा संभावनाएं उसी की बनती है। गंगा एक्शन प्लान प्रथम चरण में ये भी पढ़ाया, ईवीएस में पढ़ाया प्रश्न है। क्या होगा? 1985। जहां नहीं पढ़ा है मैं क्लियर कट बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है? इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। पढ़ाया हूं कि पीरपंजाल, धौलाधर, प्रतियोगिता दर्पण और महाभारत। महाभारत नेपाल में, जम्मू कश्मीर और पीओके वाले क्षेत्र में है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपका पीरपंजाल हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बताया था कि कौन सा श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। जहां मैंने, तो ये भी प्रश्न आगे 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। भीम बांध सबको पता है, भीम बांध, नकटी, ये सब कहाँ है? आपको मुंगेर में अवस्थित है। इसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न के लिए पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, अब मध्य भाग मैंने नहीं बोला लेकिन प्रश्न पढ़ाया हुआ है। मेरे भाई मैंने बताया था कोक, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूछा क्या है? पश्चिमी तट का मध्य भाग। तो बीच वाला कौन हुआ इसमें से? अरे जो डिटेल में पढ़ा हुआ बना दिया है, मेरे पास फोन आया है, बीच में जो पढ़ा हुआ बना दिया है। बीच वाला क्या होगा? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। बीच में क्या होगा? कन्नड़ हो जाएगा। नहीं पढ़ाया क्या? चलिए ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट। जहां नहीं पढ़ा हूं सीधे मैं बता दूंगा। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? क्या कह रहा है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दून में, चोस में, तराई में। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? ये भी मैंने नहीं कराया है। जहां नहीं कराया मैं क्लियर कट बता दूं, चोस इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा। मैंने प्रश्न को नहीं कराया था। ठीक है। जहां पे नहीं कराया हूं क्लियर कट में मुझे बोलने आता है। मुझे कोई इसमें ये नहीं है। मालवा का पठार किससे संबंधित है? ये प्रश्न कराया हुआ है। किसका संबंधित है भाई? मध्य उच्च भूमि का भाग है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। कहते हैं मालवा का डाकू के बारे में मैंने जिक्र किया था। ठीक है। चलिए तो 3 प्रश्न ऐसे हुए जो कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो ये उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा है। कितना प्रश्न हो गया? 4 प्रश्न इसमें से मैंने नहीं करवाया। ठीक है। जो नहीं कराया क्लियर कट है। भारत के कितने रेलवे जोन? मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि भारत में 18 रेलवे जोन, लेकिन बीपीएससी क्या लिया था? आपको 16 लिया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसमें मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आप गेस कर सकते थे। खेतड़ी जो है आपको किसके लिए? तांबे के लिए। भरतपुर यही आपको तांबे वगैरह के लिए। लेकिन आपको अजमेर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए पॉपुलर है। ठीक है। तो 21 नंबर के बाद से हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे कि कब मालदीव, मिनिकॉय तथा एमिनदेव का नाम बदला गया था? तो ये नाम परिवर्तित किया था 1973 में, यानी कि क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न मैं नहीं पढ़ा हूँ। कितना प्रश्न हो गए? टोटल 5 प्रश्न हुए ऐसे जो कि मैंने आपको नहीं कराया है। ठीक है। थार्नमेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस? तो थार्नमेट का मैंने बताया था। थार्नमेट का क्लासिफिकेशन कैसे था? उत्तर पश्चिमी एक जलवायु था, जो बाकी बच गया वो था। जो बाकी बच गया था इसको देखिए, उत्तर पश्चिमी को क्या कहा था इसने? CAW, और इसको बाकी को कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नम उप आर्द्र। तो इसको CW में मैंने बताया था, लेकिन नम उप आर्द्र इंग्लिश देखिएगा तो करेक्ट आपको इसका आंसर निकल जाएगा। वेम्बनाड झील पढ़ाया हुआ प्रश्न है, केरल में स्थित है। इसके बाद पेरियार वगैरह भी आपको केरल में स्थित है। तो 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि मैंने नहीं। कांवर झील के बारे में मैं बताऊंगा। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। तो उपयुक्त में से क्या होगा? कोई इसमें से आंसर नहीं होने वाला है कि कांवर झील आपको ऑप्शन ई हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जानते हैं? आपको खादीन है, पलार पानी है, गुल है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसको हम लोग गुल के नाम से जानते हैं। क्या होगा? सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न नहीं पढ़ा हो, यानी कि 6 प्रश्न हो गए।
देखिए कोई ऐसा टीचर है जो बताता है कि हमने नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा मैं क्लियर कट में बता दूंगा कि मैंने नहीं करवाया, ठीक है। अगला प्रश्न करें हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा था। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी टोटल इसकी लंबाई जो है 1700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या होगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। लेकिन मैंने इसका लेंथ नहीं बताया था, तो आपको 6-7 प्रश्न हो गए, ठीक है। रेल होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ पर रेल होल खनन किया जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक पढ़ाया हुआ प्रश्न है, क्या हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में बहती है, तो उसमें से श्योक याद रहेगा, नबूर हुंजा, क्या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। जो लोग कॉमन सेंस से पढ़े होंगे, जब मैंने बताया था यहाँ से यमुना नदी आती है और ऐसे चंबल सिंध बेतवा केंटोन्स पढ़ाया हुआ प्रश्न है। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा भाई, दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर कौन सा उत्तर पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 31 का प्रश्न संख्या ए हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे की समस्या क्या है, आपको मैंने बताया था कोंकण रेलवे का शुरुआत 1990 में हुआ था। ये कहाँ से, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा होकर बहती है और कहता चलती है, और इसकी लंबाई टोटल 760 किलोमीटर है। 1990 में शुरू हुआ था, 98 में कंप्लीट हुआ था। और इसकी मुख्य समस्या क्या है, ट्रैक का धंसना, क्योंकि आपको ये पश्चिमी घाट को काट के बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई के लिए क्या है प्रसिद्ध माना जाता है, क्या होगा मेघालय। करंट में पढ़ाया हुआ प्रश्न था, इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। स्पीडी में इसका प्रश्न था। महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से राज्यों में फैला हुआ है। सबको पता है कि चावल का कटोरा, धान का कटोरा क्या हो जाएगा, राइस बाउल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। एक प्रश्न है कि कटनी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जहाँ तक कि मैंने चेक किया तो कटनी का लिए आंसर आपको निकल के आ रहा है कि अभ्रक नहीं होगा ना मैग्नीज होगा। जहाँ तक कि मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, बॉक्साइड होना चाहिए। कटनी वाला मैंने सर्च किया, बॉक्साइड ही आंसर इसका होना चाहिए। बाकी आयोग क्या आंसर दे रहा है उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। पीटी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं होता है, पर यहाँ पर किसके निवास के लिए जाना है, पक्षी अभयारण्य के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई, 891 किलोमीटर लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जल मार्ग कौन सा, NW1 था, नेशनल वाटर 1 था, 1986 में बना था। और इसकी लंबाई कितनी थी, 1620 किलोमीटर थी, सबको ध्यान रखिएगा। दूसरा का दे ही दिया, कितना हो गया, 891 हो गया। तीसरा आपसे पूछा जाएगा NW3, तो कहाँ, कोटम से कोल्लम तक था केरल में। और इसकी लंबाई भी ध्यान रखिएगा, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका ई आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के जल विभाजक क्षेत्र होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका अंबाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी मैंने प्रश्न नहीं पढ़ाया था। लगभग 8 प्रश्न हो गए जो कि मैंने नहीं करवाया था। कितना हो गया भाई, 38 के बाद से 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपास उत्पादक, तो इसमें गेस करके आप आंसर कर सकते थे। सबसे अधिक गुजरात में कपास होता है। और काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है मेरे भाई, गुजरात काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा कर्नाटक भी है और मध्य प्रदेश है। तो इस हिसाब से पेयरिंग इसका ए हो जाएगा करेक्ट। ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है, ठीक है। बन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, एक किस राज्य में बन्नूर स्थित है, तो कहाँ इसका आंसर हो जाएगा, बन्नूर कहाँ पर है, बन्नूर ये कर्नाटक का जगह है। तो क्या होगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों बताइएगा, मुश्किल से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं करवाया। तुक्का भी लगाइएगा तो 40 में से 8 घटा दीजिए, 32 प्रश्न और तुक्का लगाइएगा। कॉमन सेंस लगा के 3-4 प्रश्न सही कर सकते हैं, यानी कि 35 प्रश्न आपके आसान से बन जाते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है जिसने ज्योग्राफी का दिया होगा एग्जाम वो काफ़ी खुश होंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अब बहुत सारे ज्योग्राफी के प्रश्न तो आपको हिस्ट्री में पूछा गया है कि भारत में प्रथम सूती मिल कारखाना कब, इसलिए पूछा गया है कि वो थोड़ा सा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको चला जाता है, अंग्रेजों को संबंधित है। तो चलिए सब लोग बताइए कमेंट करके कि आप प्रश्न आए हैं कि नहीं, आप ही लोग फीडबैक दीजिए। और मैक्सिमम प्रश्न आपके सही हुए कि नहीं, सब लोग कमेंट करके बताइए कितना नंबर आ रहा है इस आंसर के हिसाब से। ये नहीं बताना है कि ये होगा सर वो होगा, बस ये बताइए हमने ऑथेंटिक आंसर की दिया है। आपको ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 40 मार्क्स से, बस मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। सब लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अभी तुरंत हिस्ट्री का वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद साइंस पॉलिटी सारे डालूंगा बारी बारी से। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।